नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना के बीच में अब डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह और सिरसा में डेंगू के केस का आंकड़ा 100 के पार है, तो दूसरे जिलों में भी केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखें कि किस तरह से डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बीच में डेंगू का कहर फरीदाबाद, नूंह, फतेहाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, अंबाला, इन सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और इन सभी जगहों पर जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने की प्लानिंग क्या है, अब सवाल यह है, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के बीच में डेंगू की रफ्तार लोगों को और परेशान कर रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने की प्लानिंग क्या है, ये सवाल अब सबके जहन में है। फरीदाबाद हो, नूंह हो, फतेहाबाद हो, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, अंबाला, इन सभी जगहों पर डेंगू के ये मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा केस फरीदाबाद में हैं। नूंह में भी बढ़ रहे मामलों ने चिंता को बढ़ाया है। ऐसे ही फतेहाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर और अंबाला में ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर आप देख रहे हैं कि मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। फरीदाबाद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो फिर सिविल अस्पताल पहुंचने वाले मरीज स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। तीमारदारों के आरोप हैं कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं। मरीजों को दिक्कत होने पर कई बार डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है। नहीं मिल पा रहा भाई, इलाज 2 दिन से पड़े हुए हैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं कह रही वहाँ जाओ, इतने नंबर में जाओ। वहाँ जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि यहाँ गलत है, पढ़े लिखे हो नहीं, यहाँ जाते हो भगा देते हैं। क्या परेशानी है आपको, मतलब क्या बीमारी क्या है? मेरे को डेंगू है, डेंगू का टेस्ट कराया है। अच्छा, डेंगू की शिकायत है सर। पेट में दर्द है, बुखार है। अभी मैं आया हूँ 11 बजे, 3 चक्कर पे मुझे कटा दिया। वहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर यहाँ जब आया हूँ तो एक खाली पानी के बोतल लगा दिया है। फिर ना डॉक्टर देखने आया है ना कोई देखने आया है, ऐसे एक पानी के बोतल चढ़ा दिया है सर बस। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। पहले तो बेड ऐसे लेके मैं खड़ा रहा, उसका बाद बोला कहीं भी जहाँ खाली रहे वहाँ लेटा दो। फिर यहाँ एक भाई को कहा तो यहाँ पे लेटाने दिया है सर बस। ये 6-7 दिन से है सर। इससे पहले कहाँ दिखाया था? पहले मैं बल्लमगढ़ में दिखाया, वहाँ से रेफर यहाँ किया है। भैया यहाँ कोई कुछ भी ना हो रहा, यहाँ तो प्राइवेट से सारे टेस्ट करवाए। आज 4 दिन आते, आज एडमिट करिए इनने। फाइल वगैरह कुछ भी ना बनाई, आज बनवाइए फाइल। नहीं, हाँ इमरजेंसी कार्ड में नहीं, बिल्कुल नहीं। डेंगू के इस बार केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सिविल अस्पताल में डेंगू के लिए 2 कक्ष अलग से बना रखे हैं आइसोलेशन वार्ड के। और टोटल हमारे एट प्रेजेंट जो 16 बेड्स की 16 बेड्स की व्यवस्था है। और आज भी करीब हमारे पास 11 मरीज़ डेंगू के दाखिल हैं। और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम और कक्ष भी डेंगू के लिए निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेड्स हमारे पास पर्याप्त हैं। पूरा इलाज जो है वो पूरा इलाज हम मरीजों को हम द्वारा दिया। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि कहां पर जिलेवार कितने केसेस हैं। ये ग्राफिक के जरिए आप देखें तो सिरसा में 150 केस, फरीदाबाद में 147, गुरुग्राम में 130, नूंह में 113 और कैथल में 82 मामले डेंगू के सामने आए हैं। ऐसे ही फतेहाबाद में 62 केस हैं, यमुनानगर में 52, कुरुक्षेत्र में 49 और चरखी दादरी में 35 मामले हैं। ये जिलेवार डेंगू के जो आंकड़े हैं वो आपके लिए जानना और समझना ज़रूरी है। तो सिरसा में आप देखेंगे तो 150 मामले हैं, फरीदाबाद में 147 केस हैं, गुरुग्राम में 130, फतेहाबाद में 62, यमुनानगर में 52, कुरुक्षेत्र में 49 और चरखी दादरी में 35। और इसी तरह से इन जिलों के अंदर जो केसेस हैं वो काफ़ी संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसलिए अब डेंगू को लेकर के जो स्वास्थ्य महकमे की चिंता है वो बढ़ गई है। और आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो सिरसा में सर्वाधिक केस हैं और उसके बाद फरीदाबाद में भी मामले बेहद तेज़ी के साथ हैं। और अन्य जिलों में भी आप देखें कि आंकड़े काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं। तो कहाँ कितने केस हैं ये हम आपको ग्राफिक के ज़रिए बता रहे हैं। सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, कैथल, इन सभी जगहों पर मामले बढ़ रहे हैं।
वहीं डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि लगातार फॉगिंग हो रही है और महकमा इसको लेकर अलर्ट पर है। मैंने आदेश दे दिए हैं कि सभी जगह पर ज़बरदस्त फॉगिंग करवाई जाए और क्योंकि ये साफ पानी का मच्छर है तो उसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा है उसमें इसका लार्वा पैदा ना हो सके उसके लिए जो उसके इलाज है उसके। तो लोगों की बात को भी आपने सुना, जिलेवार कहां पर क्या स्थिति है ये भी हमने आपको बताया, स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना और आज की बहस के सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं। इसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बहस का पहला सवाल यह है कि कोरोना के बीच में जो डेंगू की मार है उसको लेकर हम कितने तैयार हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आंकड़े आपने अभी देखे हैं किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने की प्लानिंग क्या है, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि महकमा अलर्ट पर है, फॉगिंग हो रही है, तो फिर ये मामले और आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? मॉनसून में देरी से क्या डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, इसका एक कारण ये भी माना जाए। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। निकिता अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। निकिता अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। अमनदीप केसरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं भिवानी के। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक तो वजह आपसे मैं समझना चाहूँगा, दर्शक भी हमारे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग देख रहे हैं कि अचानक से ये जो केसेस हैं खासतौर से डेंगू के, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, जब हम लोग विभाग की बात करते हैं, महकमे की बात करते हैं, तो इसको लेकर के स्पेसिफिकली भिवानी के अंदर क्या तैयारियां हैं, थोड़ा इस विषय को भी बताएं। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसमें जो केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रेनिंग सीजन हुआ था हमारे 5-10 दिन पहले, बारिश का सीजन हुआ था, तो इसके रेनिंग सीजन के कारण हमारे जो केसेज हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं। भिवानी की बात करें तो हमने भिवानी में इसकी रूरल की टीम बनाई हुई है और अर्बन की टीम बनाई है। ऐसे टोटल मिलाकर के 141 टीम बनाई है। 141 जो टीम है वो एक टीम जो उनके एरिया डेजिग्नेट किए गए हैं वो हर एरिया में जा कर के 4-5 एक्टिविटीज़ करते हैं। वो हाउस टू हाउस जा कर के फ्यूल सर्वे करते हैं और आसपास में कोई वाटर लॉगिंग है, कोई कूलर है, कोई पोर्ट है, तो उनको चेक करके बताते हैं कि इनमें मच्छर पैदा होते हैं। अगर उसमें मच्छर के कोई लार्वा मिलते हैं तो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करके वहाँ के जो घर में के मालिक होते हैं उनके आगे ही उनको ड्राई किया जाता है और उनको नोटिस दिया जाता है। संबंधित जो एमसी हैं, सरपंच है, पंच हैं, उनको भी नोटिस दिया, अब इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई इसमें लार्वा मिला है, वहाँ पर आप इसको फॉगिंग करो। तीसरी एक्टिविटीज ये करते हैं हम, जितने भी इनके ऊपर हम 7 और 10 दिन के भीतर अपना एरिया को कवर कर लेते हैं। अगर इसमें कोई डेंगू के टेस्ट होते हैं, फीवर का आता है, तो उनकी हम स्लाइड बनाते हैं और उसका डेंगू के लिए हम एलाइजा टेस्ट और कार टेस्ट भी करवाते हैं। उसके लिए हमें 24 आवर हमने एक लैब खोली गई है जिसमें हर 24 घंटे स्टाफ होता है और उसके सैंपल लिए जाते हैं। अभी तक हमने जो सैंपल लिए हैं 1235 हमने सैंपल लिए हैं और उन 1235 में से 30 पॉजिटिव अभी तक आए हैं हमारे। और हाउस टू हाउस जो सर्वे है वो हमने 1,82,000 की हाउस टू हाउस जाकर के सर्वे की है। तो इसके माध्यम से हमने जो आसपास के जो वाटर लॉगिंग एरिया है तो उसमें हम 3 काम करते हैं। एक तो टेमीफॉस टेबलेट होती है वो डालते हैं जी। और टेमीफॉस टेबलेट के साथ में काला तेल डालते हैं और जो ज़्यादा और बड़ा तालाब होता है उसमें गंबूजिया मछली का बीज डालते हैं ताकि वो लार्वा जो है उसको खा जाए जी। तो इस प्रकार हमारी जो मच्छर पैदा ना हो, एक तो इस ध्यान दिया जाता है। अगर मच्छर पैदा हो जाता है तो सभी को हम बताते हैं कि वो बाइट ना कर पाए। बाइट ना करने के एक तो आसपास के जो हमारे जो जालीदार दरवाजे होने चाहिए, जहाँ मिट्टी हो उस पर नेट लगे होने चाहिए और उसका मसल जो है मॉस्किटो रिपेलेंट भी हम यूज करते हैं। तो एक मच्छर पैदा ना हो, मच्छर पैदा हो जाते हैं तो वो हम
ह्यूमन बीइंग को बाइट ना करे, ताकि वो एक दूसरे को ट्रांसमिट ना करे। क्योंकि ये जो डेंगू का जो मच्छर है वो अकेला इसका डेंगू को ही ट्रांसमिट नहीं करता एडिस, वो जापानी एनकेफेलाइटिस को भी ट्रांसमिट करता है, चिकनगुनिया के भी ट्रांसमिट करता है। तो ये ऐसा मच्छर जो है 3-4 बीमारियों को एक आदमी से दूसरे आदमी ट्रांसमिशन का कारण बनता है। तो हमारी टेंडेंसी यही रहती है ये पैदा ही ना हो, और पैदा हो जाए तो ह्यूमन बीइंग को बाइट ना करे। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि रघुवीर शांडिल्य जी ने बताया कि महकमा कैसे काम कर रहा है, या फिर वो उसको लेकर प्रिवेंटिव तौर पर भी या उसके बाद में भी कैसे वहां पर जो विभाग है वो कर रहा है काम। लेकिन ये आंकड़े जब बढ़ रहे हैं तो सीधे तौर पर जो सवाल हैं वो शासन स्तर पर भी उठते हैं कि आप लोग कहते हैं, हर साल कहते हैं मानसून से पहले कि हम फला व्यवस्था के लिए तैयार हैं, लेकिन जब ये आंकड़े बढ़ने शुरू होते हैं तो सवाल उठना शुरू हो जाता है कि फिर वो व्यवस्थाएं कहाँ गई हैं। और जब बीमारी आ जाती है उसके बाद हम लोग उसको रोकने या उसके रोकथाम के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तब लोगों को परेशानी भी होती है और लोग उससे अफेक्टेड भी होते हैं। कैसे देखा जाए अभी ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपका रिएक्शन में चाहूंगा इसके ऊपर। निश्चित रूप से जब समस्या आती है परिवार में, एक के साथ 2-2 व्यक्ति भी आ जाते हैं तो चिंताजनक स्थिति होती है। और जब जिले भर की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों पर होती है वहां पढ़ते हैं तो उनकी भी चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। और हम भी इस बात से चिंतित हैं कि इस बार और साल से ज्यादा प्रकोप इसका डेंगू का हो रहा है। और उसका सीधा सा कारण मैं मानता हूं कि अनपेक्षित वर्षा का समय इस बार ज्यादा बढ़ा है। और हम समझते हैं कि मानसून अभी बहुत लेट तक सक्रिय रहा है और ऐसे समय में जो है मच्छरों का और बाकी सब चीजों का ऊपर असर होना स्वाभाविक है। साधारणतः व्यवस्थाएं सभी साधारण समय की होती हैं। इमरजेंसी में कुछ सुविधाएं बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय होता है, लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए चिंतित हैं और सब समय पर चीजें हों। और अभी कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन चिंताजनक स्थिति और अनियंत्रित स्थिति नहीं है, सब काबू में है। लेकिन थोड़ा सा जो आंकड़े बढ़े हैं सामान्यतः से ज्यादा, क्योंकि पिछले 4-5 साल के आंकड़ों में देखेंगे तो हम 15-16 के बाद डाउन हुआ था और पिछले 2 साल में भी काफी कम केस थे। इस बार केस बढ़े हैं, तो बढ़े हैं तो भी प्रशासन जिम्मेदारियों को वहन करने में समर्थ है। और हम प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर के ऊपर भी, सरकार के स्तर पर भी इस विषय को लेकर जागरूकता के कारण से स्कूलों में और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, पब्लिक हेल्थ के माध्यम से, इन सब अर्बन एरिया में और सरपंच वगैरह के और जो सामाजिक संस्थाएं उनके माध्यम से जागरूकता का जो कार्यक्रम होता है वो भी चल रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति नहीं है, लेकिन जिन परिवारों में है वो जरूर निश्चित रूप से चिंता में है। तो प्रशासन और डॉक्टर साहब उनकी सेवा शुश्रूषा करने में समर्थ हैं, ऐसा मुझे लगता है। निकिता अरोड़ा जी, आप कैसे देख रही हैं इस समय जो हम लोग केसेस को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह, कारण क्या नजर आता है? और जो बात यहाँ पे सत्यव्रत जी ने कही, मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप रिएक्ट करें। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है कि यहाँ बैठकर इस बहस में जब आपकी रिपोर्ट ने खुद खुलासा किया है कि किस तेजी से डेंगू के केसेस जो है हरियाणा प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि चिंताजनक स्थिति नहीं है। इनके लिए तो चिंताजनक स्थिति तब भी नहीं थी जब 5 लाख प्रतिदिन कोविड के केसेस भी हो रहे थे। उनके लिए चिंताजनक स्थिति तब भी नहीं थी जब ऑक्सीजन की कमी चारों ओर से इसके बारे में हमें रिपोर्ट मिल रही थी हरियाणा प्रदेश में। तो इनका जो एक एटीट्यूड है उसी में ही फंडामेंटल एक प्रॉब्लम है। और मैं कहूंगी ये अगर हमने देखा है, चाहे वो कोविड के केसेस बढ़े हो या डेंगू के केसेस बढ़े हो, यहाँ पर सीधे तौर पर लापरवाही जो है सरकार की ओर से वो जिम्मेदार है। अब हर साल मानसून कोई नई चीज नहीं है ना आयुष जी, हर साल मानसून आते हैं और हमें पता है कि इन महीनों में हमें सतर्क रहना है और डेंगू के केसेस बढ़ते हैं। इस बारी डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज, जो इनको ये शब्द पसंद नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज है। हमारे मॉनसून थोड़े से शिफ्ट हुए हैं। आप अपना लेवल ठीक रखिए, प्रधानमंत्री तक टिप्पणी करना आपके लिए शोभा नहीं देता। आप अपनी सीमाओं को लेकर बात करें। हम जहाँ जिस लेवल पर बैठे हैं उस लेवल पे बात करने अच्छा रहेगा। प्लीज लेवल की आप बात नहीं, आप थोड़ी आप ज्यादा अग्रेसिव होकर नहीं, जो तथ्यों पर और अपनी भूमिका की बात करें। आयुष जी प्लीज इनसे बोलिए कि जब मैं अपनी बात रखूं। ठीक है निकिता जी, अपनी बात रखें। और दूसरी बात ये है कि
मैं कह रही थी कि लापरवाही यहाँ पर जो है वो है, मॉनसून जो है थोड़ा सा डिले भी हुआ, और ये जो ये फैक्ट है वो गवर्नमेंट के पास सारे मैकेनिज्म्स है जो उनको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है कि मॉनसून कहाँ तक प्रोग्रेस किया है या मॉनसून कब तक रहेगा, इसकी जानकारी हर सरकार को होती है। तो इन्होंने क्यों नहीं इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट है जिसमें एक आपके हेल्थ अथॉरिटी ने ही एडमिट किया है कि हाँ कमियां रही हैं, हम लोग सतर्क नहीं रहे और हम पूरी तरीके से इस चीज के लिए हम तैयार नहीं हो पाए। आंकड़ों की बात आपने आंकड़े भी दिखा दिए। सितंबर 1 को 40 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे। हालांकि अगस्त में ही कुछ बच्चों में डेंगू हुआ था और कुछ बच्चों की जान भी गई, ये बात सभी जानते थे, तब ये सतर्क क्यों नहीं हुए। और आज अक्टूबर 10 को अगर आप देखें आयुषी, 1350 के ऊपर तक के केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी तक हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, जिस चुस्ती के साथ ये बयानबाजी करते हैं और निंदनीय बयानबाजी करते हैं, उसी चुस्ती से अपने जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्यों नहीं निभाते। मुझे यहाँ पर बड़ी तकलीफ होती है इस चीज को देखते हुए। दूसरी ओर फॉगिंग की उन्होंने बात करी आयुष जी, मैं गुड़गांव में रहती हूँ और वेल कनेक्टेड हूँ फरीदाबाद से भी और आसपास के नूह के जिले और वगैरह, वहां से मुझे सीधे तौर पर आज मैंने खुद अपना संपर्क करके लोगों से मैंने उनसे जानकारी ली कि कितने आपके यहाँ पर फॉगिंग हुई है। उनकी ओर से ये फीडबैक आता है फॉगिंग नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं इनफैक्ट आपको निमंत्रण दूंगी कि आप आइए इन डिस्ट्रिक्ट में, आप खुद देखिए कि कितनी यहाँ पे फॉगिंग कराई भी गई है या स्प्रे किसी प्रकार का हुआ है। एक और बात मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी, ये बात करते हैं कि स्वच्छ भारत की बात करते हैं और 2 अक्टूबर को हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस चीज के बारे में कहते भी रहे हैं। बट डेंगू जब होता है आयुषी, उसका एक कारण वाटर लॉगिंग तो है ही, दूसरा कारण ये भी है कि आपकी जो गार्बेज डिस्पोजल है या फिर गार्बेज का मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है कि आपकी जो सिविक एम्यूनिटीज हैं या सिविक कंडीशंस हैं वो कैसे हैं। इस जो बढ़ते केसेस है वो सीधे तौर पर इस ओर दर्शा रहे हैं कि कैसे ये एक जो ठीक है निकिता जी, कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि ये मिसमैनेजमेंट है एक तरीके का, अगर समय रहते ये करें तो हो सकता है कि इस पर हम लोग बहुत हद तक अंकुश लगा सकते हैं, नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आपकी बात का जवाब देंगे सत्यव्रत जी, लेकिन अमनदीप केसरी जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं, क्या वजह नजर आती है आपको अमनदीप जी? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने डिबेट रखी, खास करके आपका सवाल आज चर्चा का बहुत ही अच्छा है कि कोरोना के महामारी के बीच दौर के बीच डेंगू के बढ़ते हुए केसेस और प्रदेश में क्या हालात हैं। जैसे कि आपकी अभी तक की चर्चा से ये लब्बो-लबाब निकलता है, जिस तरह से आपने सभी आंकड़ों को दिखाया है कि प्रदेश सरकार ने समय रहते इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। आयुष जी, मैं आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आपने आंकड़े दिखाए, जहां जहां आंकड़े बढ़ रहे हैं, ज्यादातर डेंगू के केस जो हैं वो शहरी इलाकों में बढ़ रहे हैं और जहां जहां आपने दिखाया नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषदों के इलाके हैं और नगर जो स्थानीय निकाय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बड़ी मतलब मैं कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की दुर्भाग्य है, एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति है जो खुद अपने स्वास्थ्य का सही ढंग से ख्याल नहीं रख पाते हैं। लेकिन जैसा कि एक और हमारी साथी प्रवक्ता ने बताया, स्वास्थ्य मंत्री का बयानबाजी पर और जो उनके विषय का नहीं है बयानबाजी, जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता जरूर उछले थे कि अपने जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के, तो वो अपने स्वास्थ्य मंत्री को समझाएं। हर रोज वो दूसरे प्रदेश की राजनीतिक बातों पर राजनीतिक देश की प्रदेश की टिप्पणी करते बैठ जाते हैं और अपने खुद के महकमों का नहीं पता। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैं, वो कह रहे हैं जी कि फॉगिंग समय रहते की होती, आज हालात कुछ हो होते। फॉगिंग का जो महकमा है, स्थानीय निकाय मंत्री, वो भी वही व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके पास बड़े बड़े महकमे हैं, लेकिन उनको अपने महकमों में काम करने की फुर्सत नहीं है। उनको राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी करनी है, दूसरे प्रदेशों की बयानबाजी करते हुए उल जुलूल बातें करनी है और सबसे बड़ी बात, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते, वो खुद बीमार रहते हैं। वो हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और आयुष जी, ये कोई नई बात नहीं है, अपना इलाज करने के लिए उन्होंने पहले भी
जनता को दिखाया है कि उनका इलाज करने के लिए हरियाणा में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उनको खुद जाकर के प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ता है। तो वह पूरी तौर से ये सरकार की नाकामयाबी है जो आज हमें देखने को मिलती है, और जनता फिर परेशान है। एक महामारी के दौर से अभी पूरी तरह उभरे नहीं है। और आयुष जी, ये तो त्योहार का सीजन है जहां पर ये बार बार बयानबाजी तो कर रहे थे, हम पूरी तरह सतर्क हैं। अब तो स्कूल भी खुलने लग गए हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना है, और त्योहारों के सीजन की वजह से भी बाजारों के अंदर भी और आम जन को अपने और भी काम करने हैं। लगातार 2 साल आपने देखा किस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। फिर दोबारा से वही हालात हैं, और सरकार की नाकामी की वजह से, मैं तो कहूंगा खासकर से स्वास्थ्य मंत्री की नाकामी की वजह से फिर से हरियाणा की जनता को ये दंश भोगना पड़ता है कि वो फिर परेशान हो रहे हैं। सब कुछ करने के बावजूद उनको फिर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, एक तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, क्योंकि इस चर्चा के दौरान बार बार एक बात जो उठी वो ये रही कि जो लापरवाही है वो भी इसके पीछे का बड़ा कारण है। एक डॉक्टर भी हैं आप, उस नाते भी आप इसको थोड़ा समझाइए। और एक चीज और इसके साथ दर्शकों की ही तरफ से ये सवाल है कि अगर डेंगू अब किसी शख्स को हुआ है या उसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो उसकी पहचान कैसे करे? क्योंकि नॉर्मल फीवर की ही तरह उसको जांच कैसे करवानी है, क्या करना है, इस विषय को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन लोगों के अंदर रहता है। इस विषय में भी आप क्या सलाह दे सकते हैं? थोड़ा इस विषय को भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, और क्या लापरवाही कारण आप मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बीमारी से निपटने के लिए जिम्मेवारी हर व्यक्ति की होनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेवारी से हम बच नहीं सकते, क्योंकि जो डेंगू है वो ये नहीं सोचता है ये कौन सा आदमी है, क्या करता है क्या नहीं, वो जो जिसके पास होता है उसको काट देता है। दूसरा, आपने पूछा कि इसके क्या पहचान है। जो इसमें से जो पहचान होती है, पेशेंट को उसको बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, रिट्रोबल्बर जो आंखों को पिछला हिस्सा है उसमें दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और खून के धब्बे भी हो सकते हैं। ये जो पहचान है इसमें इनको हमने जांच करवाने चाहिए, और जांच के लिए हर फैसिलिटीज में पीएचसी लेवल, सीएचसी और डिविजनल हॉस्पिटल तक इसकी जो जांचें हैं वो फ्री हैं। और जो प्राइवेट में भी अगर वो कोई जांच करवाता है उसके रेट के ऊपर भी हमने कैप लगा रखी है कि उससे ज्यादा कोई जैसे एलाइजा को टेस्ट करता है डेंगू का, वो 600 रुपये से ज्यादा वो नहीं ले सकता। और दूसरी हमारी सुविधा है कि हर जो सिविल हॉस्पिटल है में उसमें बेड डिजाइन करे हैं। जैसे कि भिवानी में 36 बेड हमारे पास है, वो सिर्फ डेंगू के और फीवर के मरीजों को मैनेज करने के लिए, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में फीवर के केस को मैनेज करने के लिए अलग अलग वार्ड बनाए हुए हैं, और हर वार्डों में मच्छरदानियां लगी हुई हैं, उसमें डॉक्टर तैनात हैं, और उसमें यूज होने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर मान लो उसको कोई प्लेटलेट की भी जरूरत पड़ती है, सरकारी उस कंपोनेंट है हमारे पास रोहतक है, और जहाँ कंपोनेंट सेंटर हैं वहाँ से प्लेटलेट फ्री मिलती है। अगर मान लो प्लेटलेट नियर बाई और जल्दी में प्राइवेट में भी लेना चाहता है तो उसके भी पैसे जो सरकारी अस्पताल में होंगे वो वह देता है, किसी मरीज से कोई पैसे चार्ज नहीं लिए जाते। तो ये जो सुविधा है सरकार की, इस पर सभी का हक है, और इस पर लड़ने के लिए कि हमने हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हम बीमारी को एकजुट होकर के लड़े। सत्यव्रत जी, अब आप जवाब दें। देखिए, मैं तो दोनों प्रवक्ताओं की जो चिकनी चुपड़ी बात घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं उनमें कितनी संवेदनशीलता है, ये तो उनके कृतित्व से लगता होगा कि उनके दिन भर के प्रयास और कार्य विधि में कितना समय समाज के लिए लेते हैं। और जैसे नीता अरोड़ा कह रही थी कि मैंने पूछा था, मुझे लगता नहीं है कि पूछा भी होगा, और पूछा भी होगा तो किन से पूछा हो, क्योंकि ये तो अंग्रेजी बोलती हैं, और नो जैसे इलाके में अंग्रेजी नहीं हिंदी भी बड़े सामान्य ढंग से बोलने पर ही लोगों में समझ में आती है। तो इन्होंने क्या बोला होगा और क्या सुना होगा इसमें भी मुझे शक लगता है। इसलिए ये गुड़गांव की बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर और फन्ने का, लेकिन सत्यव्रत जी, निकिता जी तो बराबर हिंदी बोल रही हैं और मुझे लग रहा है अच्छी हिंदी बोल रही हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बड़ी अच्छी हिंदी जो है वो मैं समझता हूँ, लेकिन यदि पिछले 5 साल के आंकड़ों में देखेंगे तो अभी भी हम जिन आंकड़ों की भयानक स्थिति के बारे में करते हैं, इनके घड़ियाली आंसू जो बह रहे थे, इनको शायद पता नहीं कि पिछले साल कितने केस आए थे और उससे पिछले साल कितने आए थे। और आज जो अप टू
सितंबर के तक के आंकड़े जो थे उसके अंदर क्या था, सितंबर 9 तारीख को ही डिपार्टमेंट्स ने स्कूलों में, पब्लिक हेल्थ में, अर्बन एरिया के जो नगर पालिका जो नगर परिषद के क्षेत्र हैं उनके अंदर ग्राम सरपंचों को, इनको हिदायतें 9 सितंबर को जारी कर दी गई थी। आप ये कह रहे हैं कि उनको लापरवाही है, और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किस प्रकार से हमने टीमें गठित करके उनका क्या क्या काम है। तो या तो डॉक्टर साहब अपने आंकड़े बताएं और आप जो जुटला रहे हो उनका प्रमाण दें। जो जिस प्रकार से गांवों में टीमें जाकर काम कर रही हो जागरूकता के साथ, ये बहस का विषय नहीं है। किसी के भी घर के अंदर यदि स्वच्छ पानी है और देख रेख के लिए है तो आप अपने आसपास के अपने भी ड्यूटी बनती है। मैं समझता हूँ नेता अरोड़ा जी के घर के अंदर जरूर कुल्लर के अंदर पानी होगा, आप गारंटी के साथ कह सकते हो। लेकिन सत्यव्रत जी, बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सत्यव्रत जी, बड़ी जिम्मेदारी आपकी है ना, क्योंकि आप सत्ता के अंदर हैं, आपको सरकार बना करके चुन करके जनता ने इसीलिए भेजा है, और महकमा भी साथ में आप लोगों के साथ काम करे, ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना सत्यव्रत जी। लोग तो अपनी जिम्मेदारी समझे या ना समझे, लेकिन आपको तो अपने स्तर पर करना है। नेता अरोड़ा जी के घर की भी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनके कुल्लर में पानी भरा है। इन्होंने पूछो कुल्लर कब साफ करके रखा, कुल्लर की आवश्यकता नहीं है, कुल्लर चलता नहीं है अब इन दिनों में, स्वाता नहीं है, लेकिन उनके कुल्लर में पानी है कि नहीं है ये गारंटी करके बताएं। इनके जगह जो पानी है उनमें नहीं है। लेकिन ये चीजें जो है ना, इस प्रकार की बातें, प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, अरे अपने लेवल की बात करो ना, जहाँ बैठे हैं। चलिए सत्यव्रत जी, देखिए इन बातों से कुछ नहीं होगा, इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोग को हरियाणा की जनता के लिए कम से कम क्या कर रहे हैं आप, मुझे वो समझना है। सत्यव्रत जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि अभी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि चिंताजनक स्थिति नहीं? इतने आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई हम इसके निश्चिंत हैं, अभी कुछ बढ़ा नहीं है। मैं कह रहा हूँ बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की सुविधाएं हर मेडिकल कॉलेज में जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 2 के बीच में एक तो रहता है, और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड के निर्धारित है, अलग स्पेशल वार्ड बने हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ व्यवस्थाएं हैं। आप कोई सा ऐसा हॉस्पिटल बताइए जहाँ जो ये इन्होंने रिपोर्ट ली हो कि मैं उस हॉस्पिटल में गया और वहां से हमें कोई वार्ड नहीं मिला कि सुबह वहाँ कोई अलग से कोई वार्ड गठित हो, अलग से डॉक्टर्स हो, अलग से कोई व्यवस्था हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब रोगी होंगे तो व्यवस्था है। और एक सवाल और उठा सत्यव्रत शास्त्री जी कि स्वास्थ्य महकमा संभल नहीं रहा है स्वास्थ्य मंत्री से, अमनदीप केसरी जी ने ये बात, ये एक बनावटी और मनगढ़ंत बातें हैं। देखिए स्वास्थ्य के विषय में आप किसी पर भी टिप्पणी करेंगे तो ये अतिरेक होगा। आज आप अच्छे से बैठे हैं, आप कल तक गारंटी ले सकते हैं कि छोटी सी किस बात से क्या हो जाए। और जिन लोगों की व्यस्तता इतनी होती है, अनिल जी की कितनी व्यस्तता रहती है, कितने समय वो वर्किंग में रहते हैं, और बीमार रहते हुए वो वर्किंग करते हैं, ऐसे में रेस्ट की आवश्यकता होती है, नहीं करते तो दोबारा बीमार हो जाते हैं। लेकिन यदि इन लोग प्रवक्ता को मैं अपनी बात से अवगत कराऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हमारे आदरणीय वृद्ध है जिनकी इम्यूनिटी खूब अच्छी है, लेकिन किसी कारण से वो बीमारी के कारण से यदि वो रोगग्रस्त हैं तो उनका मजाक उड़ाएंगे, तो उनको कहेंगे कि उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए था। ऐसी बातें व्यवहारिक में शोभा देती हैं क्या? ठीक है, चलिए निकिता जी, ये चीजें व्यक्तिगत ठीक है, चलिए अब निकिता जी प्रशासन में यदि कहीं कमी आती है तो उसके लिए हम जिम्मेवारी मानते हैं, और आपने सीएमओ लेवल के एक ऑफिसर को बैठा रखा है, क्या वर्किंग है। और मैं भी फिर भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस प्रकार की जो व्यवस्था सीएमओ साहब ने बताई है, इसमें आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि जो सरकार ने व्यवस्था की वहां न्यूनता है, तो आप सीधे तौर पर मुझे भी कह सकते हैं, चैनल पर भी कह सकते हैं। नहीं, निकिता जी ने आपको बताया कि गुड़गांव में नहीं हो रही है, वो जिस एरिया में रह रही है वहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है, आप कुछ करवा दीजिए व्यवस्था वहाँ पर। तो वो तो डिबेट में बैठ करके कह रही हैं, आपको बता रही गुड़गांव में नहीं हो रही फॉगिंग। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम डिबेट के अंदर केवल आलोचना के लिए नहीं बैठे, हम वर्किंग के लिए बैठे हैं। आपको जहां ढिलाई लगती है, वार्षिक बात नहीं, भाषण नहीं, आप पर्टिकुलर एक स्थान के ऊपर जैसे आपने रिपोर्ट बताई है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और अभी रात को ही बात करेंगे इस पर। लेकिन ऐसे नहीं, पर्टिकुलर जो कमी दिखाई देती है उसको देखो। ठीक है, चलिए निकिता अरोड़ा जी, करेंगे तो उसका रिजल्ट। गमलों में आपके पानी भरा है, कूलर में आपने पानी भरा, वो अपनी जिम्मेदारी आप समझ नहीं रहे, आरोप उन पर लगा रहे हैं। आयुष जी, मैं वही तो कह रही हूँ, अल्टीमेटली हम जो प्रदेश के जो नागरिक हैं, हम ही जिम्मेवार हैं हर चीज के लिए। इस सरकार की जो हम देखें कि जिस तरीके की मंशा है उसके अकॉर्डिंग तो हम ही जिम्मेदार हैं हर चीज के लिए। और इन्होंने
मैं तो इस बात से मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इनको मेरी अंग्रेजी से उतनी प्रॉब्लम है, इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई इनको वर्किंग नहीं रही प्रदेश में, आपने कभी प्रदेश समाज में में डेंगू जाकर के के केसेस, इसलिए हैरानी आप आपको मेरी लगेगी बात आप कंप्लीट कितने होने दिन से दीजिए, आप सार्वजनिक जीवन में कितने दिन से मेरी बात को नेता अरोड़ा जी, आप कंप्लीट होने सार्वजनिक दीजिए। जीवन में कितने दिन से आपको आपका दिक्कत अनुभव नहीं कितना है समाज अंग्रेजी जीवन से, में आपको काम इस करते बात से समय आप मुझे दिक्कत नहीं बताइए हो रही आपका कि प्रदेश में आपका स्वास्थ्य अनुभव जो कितना है है वो आपकी आपका सीट से अनुभव है ही कितना नहीं। है सामाजिक जीवन में काम मेरा करने का मैं आपको बताऊं, विनम्रता से केवल मैं अपनी जब से नॉलेज के स्कूल लिए में पूछ हूं, रहा मैं हूँ तब से कि सामाजिक आपका सेवा में लगी आपका हुई हूँ। सार्वजनिक जीवन ये कितना है बताने की जरूरत नहीं है, पर्सनल अटैक बंद नहीं कीजिए यहाँ नहीं मैं पर, अपनी नॉलेज के लिए पर्सनल अटैक बंद कीजिए आपकी आप। योग्यता पर प्रश्न नहीं उठा रहा ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, ठीक है उनको अपनी बात रखने देना भाई, किसके पास कितना अनुभव है सामाजिक जीवन का और ये सब कहने की कोई आवश्यकता मुझे लगता है कम से कम डेंगू के मामले में तो छोड़ दें। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी भाई सुन लें, निकिता जी की बात को सुने। ठीक है ठीक है निकिता जी, ठीक है ठीक है, जितना भी अनुभव है लेकिन अपने अनुभव के हिसाब से वो जो बात कर रहे हैं उसको कम से कम सुने। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका अनुभव ज्यादा है ठीक है, लेकिन किसी दूसरे के अनुभव पर सवाल ऐसे ना खड़ा करें। ठीक है हो गया, ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी देखिए ये फिर से समय की बर्बादी शुरू हो गई। सत्यव्रत शास्त्री जी देखिए अब समय की बर्बादी शुरू हो गई, जनता का समय कम से कम उनको एड्रेस करें, कुछ बताएं, कुछ हल निकले, इस चर्चा से कुछ निकले। ये आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होने वाला है। सत्यव्रत शास्त्री जी थोड़ा सा धैर्य रखें प्लीज प्लीज, अब सुने, अब निकिता जी को सुने, अब निकिता जी को सुने। ठीक है शास्त्री जी, अब निकिता जी को सुने। निकिता जी जी आयुष जी, पहली बात तो ये है कि बहुत ही मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि इनको मेरी अंग्रेजी से ज्यादा प्रॉब्लम है। इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि डेंगू के केसेस इतनी तेजी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे तब भी इनको नहीं फर्क पड़ा। बाकी दूसरी बात यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात है, आप प्लीज जवाब दीजिए मेरे सवालों का, पर्सनल अटैक पर मत उतरिए। मैं आयुष जी आपकी यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे रखना चाहूंगी, वो ये है कि आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि बेसिकली जो भी जितने भी स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये अंग्रेजी में बोल रही हूँ, समझ ना आए तो मुझे बोलिएगा, मैं हिंदी में अनुवाद भी कर दूंगी आपके लिए। स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी है। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। चलिए आज तो हिंदी बोलने ना भाई, कम से कम डिबेट हिंदी में हो रही है, हरियाणा वाले समझ रहे हैं, बस ठीक है उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। किसी दिन संस्कृत में आप करिएगा, वो अंग्रेजी में करेंगे, वो अलग डिबेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है निकिता, यहाँ पर अगर आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आती वो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सीधे तौर पे सवाल यहाँ पर इनसे ये पूछ रही हूँ। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में, आज ही की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ब्लड और प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं डेंगू के केस में, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसमें प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं। शायद इनको ये बात नहीं पता होगी, बट उसकी अपनी योग्यता को अपनी जेब में रखना, आप अपनी योग्यता को जेब में रखना और सीएमओ बैठे हैं उनसे पूछिए क्या बात कर रही हैं आप सम्मान से बात। चलिए निकिता जी मैं इस बात का जवाब ले लूंगा, हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर शांडिल हैं, वो खुद बता देंगे कि क्या असल सिचुएशन है। कम से कम भिवानी के लिहाज से आसपास लोगों को पता है, उनके पास डाटा होगा। आप बताइए ना, टाइम्स ऑफ इंडिया को फेंको, आप बताइए आप कितने हॉस्पिटल में गई और कितने हॉस्पिटल आपके पास जानकारी है। अगर कमी है मैं पूछ रहा हूँ आपका, आप हॉस्पिटल बताइए किस हॉस्पिटल की जानकारी आपके पास, हरियाणा के किस हॉस्पिटल की जानकारी आपको ब्लड नहीं मिल रहा, प्लेटलेट्स मिल रहे। आज हम डोनेट करने के लिए तैयार है ब्लड और प्लेटलेट्स। ये माने तो सही कि ब्लड और प्लेटलेट्स आप बताइए ना किस हॉस्पिटल में आपके पास तो जानकारी है तो बताइए। नहीं ठीक है निकिता जी, अगर नहीं भी मान रहे हैं लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, और जितना ब्लड और प्लेटलेट्स आप लोग डोनेट कर सकते हैं वो करें, किसी ना किसी के तो काम आएगा। निकिता जी मुझे नहीं लगता कि उसमें सत्ता पक्ष से या सरकार से परमिशन की आपको जरूरत है, ये माने या ना। इसके बारे में कमी की आज हमें रिपोर्ट मिली। अगर आप लोग तैयार हैं तो आप बिल्कुल करें, ब्लड और प्लेटलेट्स को आप लोग डोनेट करें, उसमें मुझे लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है अमनदीप केसरी, अमनदीप केसरी जी पहले वेरीफाई कीजिए, ये फालतू बात कर रहे हैं। अमनदीप केसरी जी ठीक है, मैं अभी रघुवीर जी से वेरीफाई कर लूंगा ना। ठीक है चलिए अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी के अंदर क्या स्थिति है, अमनदीप केसरी जी। सीएमओ साहब जी बोलिए आप एक बार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सरकार को कैसे ठंगा दिखा रहे हैं?
आप अपने मुझे प्लेटलेट्स क्या होती है ये बताना चाहती है? क्या योग्यता आपकी योग्यता क्या है? आप कितने पढ़े लिखे हैं? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं निकिता जी, आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं, अब उनको स्पेसिफिक जानना है। ठीक है, मैं समझता हूँ ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको, क्या स्थिति है समझते हैं। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए निकिता जी, ठीक है, निकिता जी और सत्यव्रत जी, ठीक है भाई, अब बोलने देंगे, सीएमओ साहब को बोलने देंगे कि नहीं बोलेंगे? सत्यव्रत शास्त्री जी, या तो आप ही डाटा रख दीजिए फिर। मैं रख रहा हूँ ना, शांडिल्य जी हमारे साथ सीएमओ साहब हैं, आप जरा पूछिए इनसे। अरे उन्हीं से तो पूछ रहा हूँ शास्त्री जी, आप सुन नहीं रहे हैं। शांडिल्य जी बात रखें। आप झूठी बात सुनवाओगे तो सुनने के लिए नहीं बैठे हम। आप, मैं मान रहा हूँ यदि कहीं से आपके पास पर्टिकुलर कोई एक सूचना है। शास्त्री जी अब सुन तो ले भाई, शास्त्री जी सुने तो सही, शास्त्री जी सुने तो सही भाई, सुने तो सही। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट रख दी यहाँ पे निकिता जी ने, और अब उस पर हमको जवाब भी तो लेना है ना शास्त्री जी, आप बोल ही रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। सीएमओ साहब से लो आप जवाब। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, प्लेटलेट्स की कमी है, ब्लड की कमी है, क्या इस तरीके की सिचुएशन है? कम से कम अपने जिले के लिहाज से ही समझाएं थोड़ा सा। निकिता जी अब सुनते हैं जरा रघुवीर शांडिल्य जी। आपको बताना चाहता हूं कि भिवानी में कभी भी ब्लड की कभी कमी नहीं हुई। अभी भी एट प्रेजेंट हमारे पास 278 ब्लड यूनिट हैं, 278। वो किसी भी ब्लड ग्रुप की कोई कमी नहीं है। और इन हैंड हमने जितने भी कोई पेशेंट आता है, गवर्नमेंट में आता है या प्राइवेट भी हमारे से ब्लड लेके जाता है, तो बिना विदाउट रिप्लेसमेंट के हम ब्लड सप्लाई देते हैं। एक बात। दूसरी रही प्लेटलेट की, प्लेटलेट के भी हमारे पास एक ब्लड बैंक है जिसमें कंपोनेंट सेपरेशन की यूनिट है, उसमें भी हमारे प्लेटलेट सफिशिएंट है। तीसरी ये है कि अगर मान लो हमारे पास ब्लड की इतनी ज्यादा केस ज्यादा भी आ जाते हैं जिसको जरूरत पड़ती है, उसका भी हमने प्रावधान कर रखा है। और हमें आईएमए से और पीजीआई से कोऑर्डिनेट करके हमारे पास ना तो ब्लड की कमी है और ना ही प्लेटलेट की कमी है। रही बात प्लेटलेट किस में जरूरत पड़ती है, डेंगू के मरीज में जो हेमरेजिक शॉक में हो जाए, जिसमें ब्लीडिंग हो जाए और जिसकी प्लेटलेट 10,000 से कम आ जाए, वहां तक हमारा यही टेंडेंसी रहती है कि हम उस स्टेज तक उसको पेशेंट को जाने नहीं दें। अगर अर्ली डायग्नोसिस में और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है तो सिर्फ 1 या आधा % के लोगों में ही उनको प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। और उस प्लेटलेट की जितनी जरूरत पड़ती है, किसी भी भिवानी की तो मैं गारंटी लेता हूं हमारे पास ना तो ब्लड की कमी है और ना प्लेटलेट की कमी है। और अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि आप जिसको प्लेटलेट की जरूरत हो, या तो कंपोनेंट यूनिट पड़ी है वहां प्लेटलेट की, या फिर प्राइवेट को एनपेनलमेंट कर रखी है कि आप उनसे लो, मरीज से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अमनदीप केसरी जी। मैं ये कहूंगा कि मानूंगा कि शास्त्री जी का ज्ञान हम सबसे ज्यादा होगा, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं है, को लेकिन मैं किसी से कम भी नहीं हूँ भैया, मैं ज्यादा नहीं हूँ तो कम भी नहीं हूँ मैं। हाँ, आप व्यक्तिगत टिप्पणी देखिए, पूरे चर्चा के अंदर केवल व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। शास्त्री जी, एक चीज है स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि बचाव जो है उसके इलाज से भी बेहतर है। आज चर्चा इसी बात पर हो रही है कि बचाव करने की स्थिति में हरियाणा प्रदेश की सरकार थी या नहीं थी, जब थी तो बचाव क्यों नहीं हो पाया। और स्वास्थ्य मंत्री के, अगर स्वास्थ्य के ऊपर मैंने कुछ कहा, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी है, और जब आप कहते हैं कि बाकी सब अपने लोग स्वास्थ्य के खुद जिम्मेवार है, तो स्वास्थ्य मंत्री भी तो होंगे ना, उनको भी तो अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी निभानी है, एक नागरिक की तरह और एक रोल मॉडल की तरह। और अगर वो खुद बीमार रहेंगे और अगर वो बीमार होते हुए भी काम देखेंगे तो वो काम का असर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ेगा। और वो जो आज हमें देखने को मिल रहा है, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना था, जो आज स्थिति देखने को मिल रही है शास्त्री जी, वो कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से सरकार का कहीं एक चीज बताइए जिस पर आप तैयारी करके आए हो, डिबेट की सूचना के बाद आपने कहीं दोनों विभाग फेल हुए, किसी हॉस्पिटल में, किसी गांव में, वो पर्टिकुलर एक चीज बताइए जिसका सोल्यूशन किया जा सके। यहाँ बैठे मैं पर्टिकुलर चीज बताता हूँ आपको। मैं अंबाला में रहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी का गृह जिला है। हमारे जिले के अंदर, जबकि अंबाला इस चीज के लिए बड़ा मशहूर है कि यहाँ मॉस्किटो जो पैदा होते हैं, मच्छर पैदावार होते हैं, सीएमओ साहब बैठे हैं, बहुत ज्यादा होते हैं बाकी एरिया के मुकाबले। और हमारे जिले में अभी तक फॉगिंग नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे जिले से हैं, स्थानीय निकाय मंत्री खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं,
दोनों विभागों की जो जिम्मेवारी थी उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दिखाइए कहां फॉगिंग हुई है। अंबाला की बात करता हूं जो स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है। आप क्या बात करते हैं, आंकड़े आप ही के पास? मैं आयुष जी से आग्रह करूंगा कि सीएमओ आप बताइए, सीएमओ अंबाला को फोन मिला लो। इंडिया न्यूज चैनल ने रख दी है, ये क्यों पागल है इतनी मैं आग्रह करूंगा, आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो आंकड़े बताएंगे और वो लोगों को बताएंगे। हो सकता है कि भाई साहब तक वो ना पहुंचे हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे कि आपके यहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं नहीं पहुंचे इसकी गारंटी है। विश्वास करते हैं नहीं करते? शास्त्री मैं आप पर पूरा विश्वास कर रहा हूं। उस पे विश्वास करते हैं नहीं करते? मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि आप तक होगी नहीं पहुंची होगी, लेकिन कहीं तक भी नहीं पहुंची या नहीं हो सकता। और मैं इसलिए कहूंगा जी आप ले ये फोन, जैसे भिवानी कहीं भी नहीं पहुंची, अगर ठीक है बहुत जगहों पर हुई, बहुत जगहों पर नहीं भी हुई, तो भी तो सवाल है ना सत्यव्रत शास्त्री जी, सवाल तो होगा ना। और डेंगू से अगर निपटना है तो आपको सब जगह करना पड़ेगा। मैं सवाल से नहीं भाग रहा, लेकिन मैं झूठ से भाग रहा हूँ कि जो 100% झूठ बोली जाती है उसकी बजाय वस्तुस्थिति पर बताई जाए। आपने कहा कि नहीं हुई, मैं अभी एक चैलेंज करता हूँ कि आप सीएम को अंबाला को फोन पर लीजिए, वो स्थिति बताएंगे जैसे भिवानी के बारे में बताया। चलिए ठीक है, अब आरोप प्रत्यारोप से तो कुछ हासिल नहीं होगा और समय भी मेरे पास नहीं है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, अब इससे निपटेंगे कैसे ये देखना सरकार को है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, तभी मिलकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यानी कि सामूहिक भागीदारी के साथ इस समस्या से भी निकला जा सकता है। इसलिए जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करना भी जरूरी है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।